3, 2, 1, go. 3. नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भाग दूसरा हैगा। ये लेक्चर दूसरा लेक्चर हैगा। इसके पहले हमने एक डायग्राम सीरीज ली थी, उसमें इसका कुछ डायग्राम थे नर जनन भाग के, उसको कंप्लीट किया था। और कुछ दो जो थी वो डिफरेंस बिटवीन किस में थे, वो स्पर्म में थे और किस स्पर्म जनन उसमें स्पर्म जनस उसमें कुछ में थे, वो हमने उसमें कंप्लीट किए थे। दो डिफरेंस वाली तालिका उसमें की थी, जो चार्ट थे फ्लो चार्ट, वो हमने कंप्लीट किए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, नर जनन भाग जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नर जनन भाग के लिए कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे बिना मिस हुए आपको सारे सेशन उपलब्ध हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का। तो देखिए इसमें क्या होती हैं, इसमें लिखा है पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके भाग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि बोलेंगे से नर जनन भाग। जो नर जनन तंत्र होता है उसके कुछ भाग होते हैं, उसमें दो भाग होती हैं। कौन से होती हैं? पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक भाग। कौन सा होता है? पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक भाग। प्राथमिक भाग होता है पहला, कौन सा होता है? प्राथमिक भाग होता है, रुक जाइए, पहला होता है प्राथमिक भाग और दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक भाग। ये उसमें दो प्रकार के भाग होते हैं। पहले देखेंगे अपन कौन सा देखेंगे, वो देखेंगे प्राथमिक भाग जो होती हैं वो होती है जनन अंग, यानी कि ये मुख्य अंग होती हैं जो जनन में नर जनन तंत्र में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो पहला हैगा वो हैगा वृषण यानी टेस्टिस। ये शुक्राणु व लिंग हार्मोन्स का क्या करता है, उत्पादन करता है। शुक्राणुओं का उत्पादन भी करेगा और लिंग हार्मोन्स का उत्पादन भी यही करता है। अब आ जाता है द्वितीय और सहायक अंग होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए आप, पहला होता है अधिवृषण एपिडिडर्मिस, जो होता है वो ये क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन तथा कुछ समय तक उनका संग्रहण भी यही करता है। ठीक है, कुछ मिलते जुलते होते हैं। शुक्रवाहक यानी वासा डेफेरेंटिया, वासा डेफेरेंटिया आएगा। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण व परिवहन में कार्य करता है। शुक्राशय होता है वीर्य के द्रव्य का निर्माण करता है। पुरुष ग्रंथि भी वीर्य के द्रव्य का ही निर्माण करती है। ठीक है, अब आती है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी वीर्य का भी परिवहन में सहायक होती है मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी जो होती है वो मूत्र निष्कासन एवं वीर्य का परिवहन का एक संयुक्त क्या होता है, संयुक्त मार्ग होता है। ये क्वेश्चन बना है नीट में भी। ठीक है, अब आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो वीर्य का द्रव्य भाग का ही निर्माण ये भी करती है। और शेषन आता है जो मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये तो हो गया नर्व सिस्टम के कुछ जो क्या हो गया, मुख्य ऑर्गन्स हो गए, उसके भाग हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे पार्ट हो गए। अब इस पार्ट के बाद हम उसका वर्णन करेंगे विस्तृत रूप में। तो पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, प्राथमिक जननांग कौन सा होता है, वो होता है अपना टेस्टिस। तो टेस्टिस में जो है वृषण, तो मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो उदर गुहा से बाहर होता है, क्योंकि जो तापमान का ये नियमन करने का एक अच्छा अनुकूलन माध्यम उपलब्ध करा सके। इसका जो है जो शरीर के तापमान से लगभग कितना तापमान ये करता है, 2 से 2.5 डिग्री तक ये सेल्सियस ताप कम होता है इसका। इसी कारण से ये उदर गुहा से नीचे के बाहर स्थित होती हैं। ठीक है, तो इसका वर्णन करते हैं। देखो, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना वृषण कोश में पाए जाते हैं। उदर गुहा के बाहर स्थित यह वृषण कोश वृषणों का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखने में मदद करते हैं। वास्तव में शुक्र जनन शरीर के अंतिम तापमान में से कम 2 से 2 डिग्री सेल्सियस समान बनाए रखते हैं। ठीक है, अतः वृषणों का जो उदर गुहा के बाहर स्थित होना लैंगिक अंगों का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक अनुकूलन है। कहा जाता है कि वृषण कोश वृषणों के तापमान नियमन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यही हमने अभी बताया था, ये तापमान नियमन का क्या करते हैं, ये तापमान नियमन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? ये तापमान नियमन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये करते हैं तापमान नियमन का कार्य। अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, पहला इसमें भाग आता है
शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ये शुक्राणुओं को बनाती हैं अद्भुत विभाजन के द्वारा। और सर्टोली कोशिकाएं ये क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं को पोषण, स्पर्म को क्या कराती हैं, पोषण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते चलेंगे प्रत्येक को। पहले देखते हैं शुक्राणुलिका यानी कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। जो नर जनिक कोशिका यानी मेल जो गैरमोजर्म होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंत में शुक्राणु बनाती हैं। ठीक है, ये घनाकार जनक उपकलाएं जनक एपिथेलियम का अधिकांश भाग बनाती हैं, ये जनक एपिथेलियम का अधिकांश भाग भी बनाती हैं। अब आती है सर्टोली कोशिकाएं, ये पिरामिड आकार की यह पोषक कोशिकाएं हैं जो नर जनिक कोशिकाओं को पोषण उपलब्ध कराती हैं। ये इन कोशिकाओं को क्या कराती हैं, पोषण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ ये चित्र में दिया है, पहले दिया है सर्टोली कोशिकाएं, यहाँ पर सर्टोली अंतराली कोशिकाएं ये होती हैं, क्या ये होती हैं अपनी कौन सी कोशिकाएं, ये जो हैं वो अपनी शुक्रजन नलिकाएं हैं। ये छोटी छोटी जो बिंदु दिख रहे हैं ये सारी की सारी शुक्रजनक नलिकाएं हैं जो लाल लाल में चल रही हैं, वो क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं हैं। इनके बाहर ये वाला जो पोर्शंस होता है ये अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो लीडिंग हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये जो एक लेयर टाइप की आपको दिख रही है ये होती है शुक्र जनन। यहाँ पर क्या होता है, शुक्र जनन संभव होता है और यहाँ शुक्राणु बन चुका है। अब ये शुक्राणु यहाँ से सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं इस शुक्राणु को पोषण उपलब्ध कराती हैं। ये इसका क्या होगा, अनुप्रस्थ काट हो गया। ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट हो गया। अब हम इसका जो पढ़ते चलेंगे क्या है, वृषण पालिकाओं का एक शुक्र नलिकाओं के बाहर का स्थान अंतराली अवकाश कहलाता है। हमने अभी बताया ये अंतराली अवकाश कहलाता है। ठीक है, इस स्थान में छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती हैं और लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। लीडिंग कोशिकाएं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का उत्पादन भी करती हैं और उसका स्त्रावण भी करती हैं, संश्लेषण व स्त्रावण दोनों करती हैं। अतः यह वृषण शुक्राणु के निर्माण में अतिरिक्त ये नर लैंगिक हार्मोन्स के उत्पादन में भी कार्य करती हैं। इसी अंतराली अवकाश की कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक के रूप में भी ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं, शरीर को प्रतिरक्षा भी उत्पन्न कराती हैं, मतलब रोगों से लड़ने में भी ये सहायक होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, सहायक जनन अंग हैंगे। सहायक जनन यानी एक्सेसरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें देखेंगे सहायक जनन अंग में। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सहायक जनन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सहायक जनन अंग जो होते हैं वो होते हैं पुरुषों में वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस है ना, शुक्रवाहिकाएं और बासा एम्फेरिडिया जिसे बोलते हैं अधिवृषण, और शुक्रवाहक, मूत्रवाहिका और क्या होती हैं जी, ये क्या होती हैं, ये सब सहायक अंग होते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये जो लिखा है इसमें ये सारे सहायक अंग होते हैं। अब एक एक कर सारे को वर्णन करते चलेंगे। पहला आता है वृषण जाली का रेटिटेस्टिस, वृषण के बाहर भाग की ओर से भीतरी भाग की ओर फैली हुई अति कुंडलित शुक्रजनन नलिका, जो अति कुंडलित शुक्रजनन नलिका होती है वो वृषण जालिका होती है। क्या होती है, वृषण जालिका। इसमें देखिए हम चित्र में देखते हैं, ये जो भाग है अति कुंडलित प्रकार की जो नलिकाएं हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं वृषण जालिका। इनके अंदर जो हैं, जो इस संरचना सारी की सारी क्या है, ये है सारी वृषण जालिका। क्या है, ये वृषण जालिका है ये। ठीक है, यही है वृषण जालिका। तो ये क्या करती है वृषण जालिका, ये है ये भीतरी और फैली हुई अति कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं आखिरी में सीधी सिर वृषण के पिछले उदर भाग में नलिकाओं के बने एक जाल में खुलती हैं। यही जाल वृषण जाला कहलाता है। ये जो जाल होता है क्या कहलाता है, वृषण जाला कहलाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब इस चित्र को हम साथ में लेते चलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, शुक्र पहला आता है शुक्रवाहिकाएं या अपवाहक नलिकाएं। वृषण से निकलने वाली 15 से जो 20 पतली कुंडलित नलिकाएं दूसरी ओर अधिवृषण गुहा में खुलती हैं। जो अधिवृषण गुहा जो होती है उसमें जाकर के ये क्या होती हैं, खुलती हैं, खुलती हैं। यह वृषण जालक व अधिवृषण के बीच में यह नलिकाएं शुक्र जनन या शुक्रवाहिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अधिवृषण क्या होता है। शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण की
ऊपर स्थित अधिवृषण में खुलती हैं। तो अधिवृषण पतली तथा लंबे 6 मीटर लगभग 6 मीटर नलिकाओं के अत्यंत जो क्या होते हैं कुंडलन से बनी एक जो चपटी रचना या सुक्रिकाओं के चौड़ी सी, ठीक है। ये सब इसमें किसको नहीं देखना है, इसमें सिर्फ इतना जो है इम्पोर्टेंट हैगा क्या हैगा, अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है जो शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, तो वो अधिवृषण में शुक्राणुओं का क्या होता है, परिपक्वन होता है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, ठीक है। ये कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या आता है, शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक ये क्या होता है, वासा डेफेंसिया जैसे होता है जो अधिवृषण कुछ अर्थात कुछ पिछले भाग से मिलकर शुक्रवाहक नलिकाएं ऊपर की ओर उठकर एक उधर तक जनन मूत्राशय के ऊपर एक लूप बनाती हैं, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। उधर गुहाओं में शुक्राशयों से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है। कहाँ जाकर खुलती है, ये शुक्रवाहक में जाकर ये नलिका खुलती है। दोनों के मिलने से बनी यह नलिका अब स्खलन नलिका बन जाती हैं। तो क्या होता है इसमें, जो उदर गुहाओं में जो शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक नलिका होती है, और शुक्रवाहक और जो शुक्र नलिका मिलकर क्या बनाती हैं, स्खलन नलिका बनाती हैं। और ये क्या होती है, जो बाद में मूत्र नलिकाओं में खुलती है। यह सारी नलिकाएं शुक्राणुओं का संग्रहण एवं वृषणों में मूत्र नलिकाओं के रास्ते शरीर से बाहर परिवहन में सहायक होती हैं। इसका ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखते चलें और समझते चलें, हम आखिरी में बात करेंगे, अभी आप चलते चलें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्या आएगा, वो हैगा ये कि मूत्र नलिका जो होती है, मूत्र नलिका मूत्राशय से निकलने वाली नलिकाएं हैं, जिसमें प्रारंभिक भाग में चारों ओर प्रोस्टेट जो होती है ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, ये चित्र हमने पहले वाले भाग में देखा था, वहाँ इस टाइप्स का एक चित्र था। यहाँ पर जो थी ये थी, रुक जाइए, अब हम इसको अगले बारे में करेंगे, ठीक है। तो मूत्र नलिकाओं से निकलने वाली प्रारंभिक चारों प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं, जो श्वसन के रास्ते बाहर खुलती हैं। मूत्र नली ऐसे में जो मूत्र व वीर दोनों का परिवहन का मार्ग बनाती हैं, ये मूत्राशयी नाल कहलाती हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ जो मेटस होता है, जो मेटस ये आपके लिए लिखा गया है, जो मेटस होता है वो किसी नलिका के लिए प्रयोग नहीं होता है, वो किसी छिद्र व मुख के लिए श्वसन के अंदर मूत्र का नली में जो कहलाती है उसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगली पीडीएफ पर। यहाँ क्या आएगा, श्वसन या पेनिस बोलते हैं, मनुष्य की बाह्य जननेंद्रिय होती है। यह एक्सटर्नल होती है, यानी बाह्य जननेंद्रिय होती है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, यह इस प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो इसके स्तंभन, किसके लिए, स्तंभन के लिए इसमें कुछ ऊतक पाए जाते हैं जो जल्दी इसको क्या कर देते हैं, स्तंभ कर देते हैं, स्तंभन में सहायता करती हैं। अतिरिक्त रक्त संचार की श्वसन के स्तंभन हेतु उत्तरदायी होता है। अतिरिक्त जो रक्त संचार होता है वही श्वसन के जो स्तंभन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, अतिरिक्त रक्त संचार। अब आ जाती है स्तंभन वीर सेचन में मदद करता है। स्तंभन किस मदद करता है, स्तंभन मदद करता है वीर सेचन में। ये किस मदद करता है, वीर सेचन में इसका श्वसन का जो स्तंभन होता है वो मदद करता है। श्वसन का अगला जो फूला भाग होता है वो श्वसनमुंड कहलाता है। ये हमने कल वाले जो लेक्चर था उसमें देख लिया था, कहलाता है। जो एक ढीले त्वचा अग्रचर, ठीक है, ये ढका होता है, ये आप देख लीजिए। अब आती हैं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं। अभी हमने सहायक अंग पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सहायक ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं उनको देखेंगे। तो नर जनन तंत्र से जुड़ी सहायक ग्रंथियां शुक्राशय होती हैं, प्रोटिस्ट होती हैं और बल्बोयूथरल ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं जो इसमें मदद करती हैं। अब पहले हम एक साथ ही सारी ग्रंथियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शुक्राशय। मनुष्य में ये शुक्राशय जो होता है ये 60% भाग होता है वीर का, ये 20 से 25% होता है, और ये जो बचा हुआ कितना होता है, 15% भाग होता है किसका, वीर का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको पूरी तरीके से। तो क्या होता है कि शुक्राशय, मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय मूत्र के पीछे स्थित होते हैं, मूत्राशय के पीछे स्थित होती हैं। वह प्रत्येक शुक्राशय से निकले नलिकाएं शुक्राशय में मिल जाती हैं। शुक्राशय एक गाढ़े शुक्रिय द्रव्य का स्त्राव करता है। एक शुक्रिय द्रव्य का क्या करता है, स्त्राव करता है, जो वीर का लगभग 60% भाग होता है।
कितना प्रतिशत भाग होता है? 60% भाग होता है। इसमें शुक्राणुओं के पोषण के लिए फ्रक्टोज, ये क्वेश्चन बन चुका है नीट में, इसमें फ्रक्टोज व पेस्टाग्लाइडिन्स जो होता है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसमें क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्लैंड में ये एक बड़ी सघन ग्रंथि होती है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर स्थित होती है। यह वीर्य के 25 से 30% भाग का स्त्रावण करती है। इसके स्त्राव में कई एंजाइम्स व सक्रिय पदार्थ होते हैं। शुक्राशय व प्रोटेस्ट के स्त्राव शुक्रियों के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय और प्रोटिस्ट का जो एक साथ मिलकर जो स्त्राव होता है वो ही वीर्य का निर्माण करता है, एक साथ का स्त्रावर। इसमें कुछ मात्रा में जो होता है वो बल्बयूत्र का स्त्राव भी होता है। तो इसको बल्बयूत्र को क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि कहते हैं भी कहा जाता है। इसका स्त्राव श्वसन को स्नेहन में मदद करता है। किस में मदद करता है? स्नेहन में मदद करता है। यह एक जोड़ा ग्रंथियां श्वसन के आधार भाग में होती हैं। हाँ, तो यही वो क्वेश्चन बन रहा था, ये वाला ये था। यहाँ पर ये क्या होती हैं? 2 ग्रंथियाँ होती हैं इसमें, ये और यही होती हैं बल्बयूत्र ग्रंथियाँ। यहाँ से यह मार्ग होता है मूत्र मार्ग, इसमें ये क्या होती हैं? प्रवेश कर जाती हैं उत्तेजन अवस्था में, तब यहाँ से ये इसको स्नेहन बना देती हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका। ये टेस्टोस्टेरोन है, ये होता है वृद्धि हार्मोन्स, नर वृद्धि हार्मोन्स होता है। इसी के कारण मूछ, दाढ़ी ये उगना और आवाज़ का भारीपन होना, अस्थियों का शुष्क हो जाना, कठोर हो जाना, इसी के सारे कारण होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। तो प्रमुख नर लिंग हार्मोन्स है, यह नर जनन अंगों के विकास एवं उनके सामान्य क्रियाकलापों में आवश्यक होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है? आवश्यक होता है टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुओं में परिपक्वन में भी आवश्यक होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के किशोर अवस्थाओं के दौरान विकसित होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। नर मनुष्य में यह लक्षण आवाज़ का भारी होना, मूछ दाढ़ी, ये सब, ये पेशियों का वृद्धि होना, ये सब क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। वो किससे आती हैं? टेस्टोस्टेरोन से आती हैं। अब हम इसमें देखेंगे तो नर में जो युग्मित भाग होते हैं वो क्या होते हैं? नर ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो युग्मित भाग होती हैं वो कौन कौन से होती हैं? वृषण युग्मित होता है, अधिवृषण युग्मित होता है और शुक्राशय युग्मित होता है, शुक्राणु युग्मित होता है, बल्बयूत्र ग्रंथि भी युग्मित होती है। ये युग्मित होती हैं, द्विगुणित होती हैं। ठीक है, अब आती हैं हम अयुग्मित कौन कौन से होती हैं? तो अयुग्मित होती हैं स्खलन नलिका होती है और मूत्र नलिका होती है और प्रोटिस्ट ग्रंथि और शिश्न ये क्या होती हैं? अयुग्मित होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अयुग्मित। अब हम ये सेशन आज का हुआ कंप्लीट। अब कल वाला जो सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसमें नर जनन जो भाग होता है उसका सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।